वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को और बहुविकल्पी प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को और इसके बाद दीर्घोत्तरी लघुत्तरी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन करा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों करा है वृषण की अंतराली यानी लिग्ड कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है और ये चार विकल्प आपके पास है बच्चों। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हो जाएगा जो वृषण की लिग्ड कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन होता है बच्चों। इसमें से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताइए बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है, ठीक है, दूसरा कि यहाँ पर ग्राफियन पुटिकाएं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, और ये आपके पास चार विकल्प दिए है बच्चों। ग्राफियन पुटिकाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है और ये आपके चार विकल्प दिए है बच्चों, आपको बताना है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करा है बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर बच्चों। यहाँ पर ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है इन चारों विकल्पों में से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर स्तनधारियों के अंडाशय में। क्या होता है बच्चों, यह होता है आपका स्तनधारियों के अंडाशय में पाया जाता है यहाँ पर ग्राफियन पुटिका। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है कर है निम्नलिखित में से किसका उद्भव यहाँ पर भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है बच्चों। यहाँ पर कर है भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है और आपके पास चार विकल्प दिए है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जिसका विकास आप बता सकते हैं, जो उद्भवन हुआ है वह भ्रूणीय मेसोडर्म से हुआ बच्चों। यहाँ पर किससे हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रुधिर से। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुधिर से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मेसोडर्म कहाँ से होता है, यहाँ पर रुधिर से इस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर चौथा करा है ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण का सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली करती है, और ये आपके पास चार यहाँ पर विकल्प दिए है बच्चों। करा है यहाँ पर भ्रूण का सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का यहाँ पर कौन सा कार्य करते हैं, यहाँ पर कौन सी झिल्ली कार्य करती है, यहाँ पर आपको बताना है चारों विकल्पों में से। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी हो जाएगा, अपरा यानी ओरियन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोरियन। ठीक है बच्चों, अपरा या कोरियन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरा या कोरियन होता है। ठीक है, जो ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर देख सकते बच्चों, अगला क्वेश्चन करा है एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है, और ये आपके पास बच्चों चार विकल्प इस तरह से दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चे, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से, जल्दी से बताइए बच्चों। इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा लिंग गुणसूत्र। ठीक है बच्चों, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा लिंग गुणसूत्र के रूप में। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा लिंग गुणसूत्र के रूप में। ठीक है बच्चों, शिशु का जो लिंग निर्धारण करता है। चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा है बच्चों। कह रहा है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी है आईवीएफ है बच्चों, कि ICSI या कह सकते हैं कि IUT है, या यहाँ पर ZIFT जिफ्ट है, या IVF है इस तरह से, या ये सभी है। तो इन चारों विकल्पों में सब समझ रहे हैं बच्चों, सहायक जनन प्रौद्योगिकी ये चारों विकल्प है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं बच्चों, ये जनन प्रौद्योगिकी होते हैं। यहाँ पर जिफ्ट है, गिफ्ट है, IVF है, IUT है, ये सभी हो जाएंगे बच्चों। ये क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर जनन प्रौद्योगिकी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देख सकते कह रहा है सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने वाली विधि कहलाती है, और ये आपके पास चार विकल्प दिए हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है और भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका में क्या करता है बच्चों, ट्रांसफर करता है। इसमें से किस विधि के द्वारा हम लोग यहाँ पर यह अपनाते हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिफ्ट हो जाएगा बच्चों इस तरह से।
यहाँ पर फैलोपियन ट्रांसफर यहाँ पर होता है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जिफ्ट। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि शुक्राणु को प्रत्यक्ष रूप से अंडे में प्रवेश कराने की तकनीकी क्या कहलाती है बच्चों? और ये आपके पास 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हैं और कह रहे हैं कि शुक्राणु को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अंडे में प्रवेश कराने की तकनीकी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इन चारों विकल्पों में से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शुक्राणु को प्रत्यक्ष रूप से अंडे में यहाँ पर प्रवेश कराना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ICSI। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ICSI यानी बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ICSI हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, इसका इस तरह से आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं से निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूण शिशु का लिंग निर्धारण होता है? और ये 4 विकल्प आपके पास दिए हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। कि बच्चों इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर शिशु का लिंग निर्धारण करना है, तो आपको मैं अभी बताया हूँ बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्रों के कारण होता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिंग गुणसूत्रों के कारण ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र के कारण यहाँ पर भ्रूण शिशु होता है उसका लिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे ऐसे ही अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है यहाँ पर वंशागति यानी आनुवांशिक इकाई है, और ये 4 विकल्प दिए बच्चों। यहाँ पर आनुवांशिक इकाई की इकाई कह रहा है बच्चों, यहाँ पर आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आनुवांशिक की इकाई कह रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इस चारों विकल्पों में से? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वंशागति का या आनुवांशिक का इकाई होते हैं बच्चों जीन। क्या होते हैं बच्चों? जीन, यानी इसका डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। चले वैसे अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ओ रुधिर वाले व्यक्तियों में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ओ रुधिर वाले व्यक्तियों में क्या होता है? यहाँ पर एंटीजन के रूप में दिया है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर ओ रुधिर वाले व्यक्तियों में कौन सा एंटीजन होता है बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, तो ओ रुधिर वाले व्यक्तियों में यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ओ रुधिर वाले व्यक्तियों में कोई यहाँ पर एंटीजन नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग बच्चे इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अगला कह रहा है कि रुधिर वर्ग ए वाले लड़के को निम्न में से किस रुधिर समूह का रुधिर यहाँ पर आदान किया जा सकता है बच्चों? यहाँ पर कह रहा है कि रुधिर वर्ग ए जो एक लड़का है और उसको रक्त की जरूरत है बच्चों, उसको रक्त चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें से चारों विकल्पों में से कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर जो रक्त समूह है इसको दान में दे दिया जा सकता है, रुधिर दे सकते हैं, दान दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, खून को दे सकते हैं, तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? ए का है, रुधिर वर्ग ए है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रुधिर वर्ग ए को ए वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। ठीक है बच्चों, ए भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है, क्योंकि ओ सर्वदाता होता है बच्चों। और यह तो आप समझ ही रहे हैं कि ए तो है तो वो तो ए को ही ले सकता है। इस तरह से आप ए को ए के साथ दे सकते हैं और ओ वाला भी दे सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका था। ठीक है बच्चों, चलिए अगले मोस्ट इंपोर्टेंट वैसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बच्चों ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर दीर्घोत्तरी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री ए बी रुधिर वर्ग के पुरुष के साथ शादी करती है, उसके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है बच्चों? ओ वाली व्यक्ति यहाँ पर व्यक्ति है और ए बी वाली यहाँ से रुधिर वर्ग वाले पुरुष से शादी करती है और ओ वाली स्त्री है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों में से उसके बच्चे का यहाँ पर कौन सा रुधिर वर्ग होगा बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? ए या बी, रुधिर वर्ग ए या रुधिर वर्ग बी हो सकता है। ठीक है बच्चों, रुधिर वर्ग ए हो सकता है या तो रुधिर वर्ग बी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका था। तो चलिए वैसे अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं हम लोग बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 विकल्प दिए हुए हैं बच्चों यहाँ पर, और क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोलीय जड़ता या डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है बच्चों? यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हैं, आप अच्छे से देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहे हैं कि मंगोलीय जड़ता या डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है बच्चों, और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये
दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पर विकल्प आपको जल्दी से बताना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जल्दी से सर इसका बताइए, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एकाधिक सूत्रता के कारण होता है, यानी 21वीं जोड़ी के, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका आंसर था, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 0 to 5 क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 0 to 5 क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं हम लोग बच्चों। वैसे आप देख सकते हैं कर है अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की स्थिति होती है बच्चों। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की स्थिति कैसी होती है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की स्थिति कैसी होती है बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 44 में एक यहाँ पर गुणसूत्र आ जाने की वजह से होता है, ठीक है बच्चों। यानी आप कह सकते हैं कि जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें एक की कमी हो जाती है, अभाव हो जाता है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर का यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं, क्या है 44 प्लस एक्स। यह एक लिंग गुणसूत्र के अभाव में होता है। मादा में 44 प्लस एक्स यानी 45 गुणसूत्र होते हैं। इस तरह से होता है आपका, यानी पहला इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों। यह इसका यहाँ पर हमने इसका डिटेल देखा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की बच्चों, इसमें से कौन सा होगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपांतरण क्या किया था, ठीक है बच्चों। किसका किया था बच्चों, रूपांतरण का किया था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पर करा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये करा है, न्यूक्लियोसाइड है बच्चों, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा है बच्चों। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से किससे किससे मिलकर वो बना होता है। न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड किससे किससे इन चारों विकल्पों में से मिलकर बना होता है। जल्दी से आंसर बताना है बच्चों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड किससे किससे बना होता है, तो यह बना होता है बच्चों नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा से। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा से यह मिलकर बना होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका है, ठीक है। चलिए वैसे अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर करा है, यहाँ पर यूकैरियोटिक्स गुणसूत्र के यहाँ पर टीलोमेयर्स का अनुक्रम होता है बच्चों। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख लीजिए जल्दी से यहाँ पर, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर करा यहाँ पर कैरियोटिक गुणसूत्र के टीलोमेयर्स का अनुक्रम होता है, इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कह सकते हैं आप इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ग्वानिन अधिक होता है, अधिक पुनरावृत्ति से होता है बच्चों। क्या होता है, ग्वानिन अधिक पुनरावृत्ति से होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसका आंसर चेक कर सकते थे, देख सकते थे, ठीक है बच्चों। चलिए वैसे अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार विकल्प दिए हैं बच्चों, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कर रहा है, निम्न में समारंभन कोडान होता है बच्चों। यहाँ पर निम्न में समारंभन कोडान क्या होता है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से, इन चारों विकल्पों को आप देखकर बताइए जल्दी से बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों AUG, क्या हो जाएगा बच्चों, AUG हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करके जाएगा, क्या हो जाएगा, AUG हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है DNA पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले थे, इन चारों विकल्पों में से कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने DNA पॉलीमरेज, जिसको कैंची कहते हैं बच्चों, यहाँ पर DNA पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किया था बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा, ठीक बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, DNA पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है बच्चों। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए, ठीक है बच्चों। या इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल बर्ग ने किया था बच्चों, ठीक है। किसने किया था बच्चों, कार्ल बर्ग ने किया था बच्चों, किसका, DNA पॉलीमरेज एंजाइम का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करा है कि प्रोकैरियोटिक में जीन नियमन तथा संगठन के लिए ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया गया था, और ये चार विकल्प दिए गए बच्चों।
यहाँ पर किनके द्वारा प्रोकैरियोटिक में जीन नियमन तथा संगठन के लिए ओपेरियन मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर जैकब एवं मोडेन ने, यानी ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, जैकब एवं यहाँ पर मोडोन ने, यहाँ पर मोनोड ने किया था बच्चों, इस तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही अब अगले लेसन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं जो आने वाले हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन को देख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अजीवात जीवनोत्पत्ति है, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि अजीवात जीवनोत्पत्ति, यहाँ पर इसमें से चारों विकल्पों में से कौन सी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा स्वतः उत्पत्ति है बच्चों। ये क्या होता है बच्चों? स्वतः उत्पत्ति होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। वैसे ही यहाँ पर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है इन चारों विकल्पों में से पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। इन चारों विकल्पों में से कौन से वैज्ञानिक है बच्चों जिन्होंने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, यहाँ पर जल्दी बताइए बच्चों, यहाँ पर किस यह आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हेकल ने। ठीक है बच्चों, किन्होंने किया था बच्चों? हेकल ने किया था, इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में निम्न में से किसने प्रयोग यानी प्रथम प्रयोग किए थे? और ये चार विकल्प दिए बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये एकदम बार बार आ रहे हैं बोर्ड एग्जामों में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम प्रयोग किन्होंने किया था जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप जानते होंगे बच्चों, इसको अच्छे से तैयार किए होंगे। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, मिलर तथा यूरे ने। किन्होंने किया था बच्चों? मिलर तथा यूरे ने किया था यहाँ पर। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलर तथा यूरे ने मिलकर यहाँ पर किया था जीवन के जैव रासायनिक यहाँ पर रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था बच्चों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। उन्होंने किया था बच्चों? डार्विन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, वैसे अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी बच्चों? जीवन की उत्पत्ति पुस्तक को किसने लिखा था इन चारों विकल्पों में से? यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति पुस्तक को किसने लिखा था इन चारों विकल्पों में से? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात कर रहा है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से तैयार किए होंगे बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डार्विन ने ही यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर अपनी पुस्तक लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कर यहाँ पर उत्परिवर्तनवाद था। इन चारों विकल्पों में से किसका था बच्चों? यहाँ पर उत्परिवर्तनवाद, यहाँ पर चारों विकल्पों में से किसका था बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से किसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था इन चारों विकल्पों में से? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने दिया था बच्चों? ह्यूगो डी ब्रिज ने यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका यह आंसर हुआ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन अगले लेसन से कह रहा है भारत में जैव तकनीकी का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? और ये चार विकल्प दिए बच्चों। यहाँ पर जैव तकनीकी का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो यहाँ पर कब हुआ था बच्चों? और इन चारों विकल्पों में से तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी में। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी में, यानी सी इसका विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या इसका सी विकल्प हो जाएगा 1988 ईस्वी में। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि किस तकनीकी द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन करते हैं बच्चों? इनमें से चार, यहाँ पर चारों विकल्पों में से किस तकनीकी के द्वारा प्रतिजैविकों का उत्पादन किया जाता है बच्चों? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर आप याद रखे होंगे बच्चों अच्छे से, इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा यहाँ पर प्रतिजैविकों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, करा कि प्रतिबंधित एंजाइम की खोज किसने किया था बच्चों? इन चारों विकल्पों में से प्रतिबंधित एंजाइम की खोज इनमें से चारों विकल्पों में से कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था बच्चों? इसका जल्दी आंसर बताइए बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रतिबंधित एंजाइम की खोज किसने किया था बच्चों? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर स्मिथ एवं नाथसन ने। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नाथसन ने, यहाँ पर स्मिथ एवं नाथसन ने किया था बच्चों, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर है करा है आनुवांशिक पदार्थ
यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आनुवंशिक पदार्थ पृथक करने के लिए किस यहाँ पर कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है, और ये 4 विकल्प दिया है बच्चों, ये 4 विकल्प दिया है और कह रहे हैं यहाँ पर कि आनुवंशिक पदार्थ को पृथक करने के लिए इसमें से कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए जल्दी से। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी वाला। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रेजिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एवं एंडोन्यूक्लिएज, इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से आपका इसका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन करा बच्चों, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला कौन सा एंजाइम है बच्चों इन चारों विकल्पों में से। ठीक है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप याद किए होंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, जल्दी बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बीटी अबिस के रवे कुछ यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को मारते नहीं है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से। यहाँ पर बीटी विष की बात कर रहा है बच्चों, बीटी यहाँ पर के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को मारते नहीं है, क्यों मारते नहीं है बच्चों, और इनमें से चारों विकल्पों को आपको अच्छे से देखकर बताना है। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा बच्चों, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए जरूर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा, अबिस निष्क्रिय है बच्चों। क्या होता है बच्चों, अबिस निष्क्रिय होने की वजह से ऐसा होता है, यही कारण है क्यों मारते उसको नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वैसे अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं हम लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है शॉटगन विधि का प्रयोग किया जाता है, और ये 4 विकल्प दिया है बच्चों। शॉटगन विधि का प्रयोग यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर किस विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है इन 4 विकल्पों में से, जल्दी से आंसर बताइए बच्चों। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों जीन पुनर् यहाँ पर पूंजीकरण के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीन पूंजीकरण के लिए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग हल करते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, करा यहाँ पर शुक्रवाहिनी उच्छेदन यानी वेसेक्टोमी तथा डिम वाहिनी उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी वर्णन की आवश्यकता नहीं है, बस इसको चित्र द्वारा प्रदर्शित करना बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं शल्य यहाँ पर बंध्याकरण दिया है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चित्रों को अच्छे से। ठीक है बच्चों, यही आपका है, यही पूछा है बच्चों। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यह शुक्रवाणी को हम लोग काट के बांध देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वेसेक्टोमी इसको कहेंगे बच्चों, यह पुरुषों के लिए होता है। ठीक है बच्चों, अस्थायी विधि है यह। ठीक है बच्चों, यह एक अस्थायी विधि है। ठीक है, परिवार नियोजन की आप कह सकते हैं कि यह एक अस्थायी विधि है। और दूसरे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिम्ब वाहिनी उच्छेदन यानी आपको ट्यूबेक्टोमी कह सकते हैं। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को काट के क्या कर दिया जाता है बच्चों, इसको बांध दिया जाता है, यह स्त्रियों के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सिर्फ चित्र पूछ रहा था बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़कर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, कह रहा है मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य में यहाँ पर यौन संबंधी रोगों के लक्षणों को बताना है। देख सकते हैं इसका उत्तर बच्चों, ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं, यौन संचरित रोग यानी यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडीज अथवा यहाँ पर रतिज रोग कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर करें सुजाक गोनेरिया की बात करें बच्चों, यह रोग नाइजीरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है बच्चों, अच्छे से याद रखिएगा, यह सुजाक या गोनेरिया। ठीक है बच्चों, ये दोनों नाम से फेमस है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसका लक्षण देख सकते हैं बच्चों, सिम्टम क्या है इसका। ठीक है, इसका सिम्टम आप देख सकते हैं, करा है पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, रोगी के मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा और जलन होती है, यह रोग ज्ञानेंद्रियों को हानि पहुंचाता है, इसके प्रभाव से जोड़ों में सूजन और पीड़ा रहती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका लक्षण सुजाक है, उपदंश है, यहाँ पर जननांगों में हर्पिस है, क्लेमाइडोमोनासिस है, यहाँ पर एड्स है। ये आपके बच्चों यही आपके रोग थे। ठीक है, यौन संचित रोग, और इनको हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। दूसरा आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सिफिलिस। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इसको अच्छे से तैयार करिएगा बच्चों। यहाँ पर सिफिलिस या उपदंश इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसको, सिफिलिस या उपदंश। ठीक है, यह रोग ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा फैलता है बच्चों। ठीक है, लक्षण इसका सिम्टम देख सकते हैं, कह रहा है कि इस जीवाणु के संक्रमण की प्रथम अवस्था में नर के शीशन
और मादा की योनिपाल लाल रंग के दाने हो जाते हैं। परिपक्व अवस्था में यह जीवाणु हृदय, मस्तिष्क, यकृत, अस्थियों को भी प्रभावित करता है बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये रोग, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है बेटे, यहाँ पर बोर्ड एग्जामों में। यहाँ पर अगला देख सकते हैं, तीसरा करा है जननांगों की हर्पिस। ठीक है बच्चों, हर्पिस रोग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यह रोग सिंप्लेक्स वायरस नामक यहाँ से वायरस द्वारा फैलता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा फैलता है। इसका लक्षण है, इस रोग में पुरुष के शीशन में अत्यधिक दर्द होता है और स्त्रियों की योनि में छाले बन जाते हैं और दर्द होता रहता है बच्चों। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2-2 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे यहाँ पर क्लेमाइडियसिस। यह रोग क्लेमाइडोमोनास ट्रैकोमैटिस द्वारा फैलता है। लक्षण इसका है, स्त्रियों में योनि, स्राव, मूत्र विसर्जन के दौरान जलन, आवर्त चक्र के बीच में अत्यधिक रक्तस्राव, ठीक है, ज्वर आदि रोगों के लक्षण है। ठीक बच्चों, इस तरह से है। ठीक है, ठीक है, अच्छे से याद करके जाइएगा इसको। अगला आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों एड्स, AIDS, यानी यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का यहाँ पर फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका इस तरह से है, करा है, एक जीवाणु जनित रोग है। यह जो एड्स है बच्चों, एक जीवाणु जनित रोग है। यह रिट्रोवायरस या HIV नामक विषाणु से होता है। ठीक है बच्चों, यह रिट्रोवायरस या HIV नामक विषाणु से यह फैलता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसका सिम्टम लक्षण देखेंगे तो निरंतर ज्वर, पेशियों में दर्द, रातों को पसीना आना, योनि से स्राव, यहाँ पर जननांगीय क्षेत्र में अल्सर या जांघों में सूजन आदि से रोग के प्रमुख लक्षण है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपका था। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस की परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट करा है, परखनली शिशु क्या होता है बच्चों, टिप्पणी लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर, यह तकनीकी उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता अथवा पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या माने कम पाई जाती है। इस तकनीकी में जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री अथवा यहाँ पर दाता के अंडाणु को शुक्राणु अथवा दाता के यहाँ पर पुरुष के अथवा दाता के शुक्राणु को निषेचित कराया जाता है। इसके पश्चात 8 कोशिकीय युग्मनज अथवा भ्रूण को फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, 8 कोशिकीय अवस्था को अधिक विकसित भ्रूण यानी 32 कोशिकाओं आप कह सकते हैं को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे अंतः गर्भाशय स्थानांतरण यहाँ पर इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर यानी IUT कहती हैं। गर्भभीति पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार के शिशु को ही क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन का आप देख सकते हैं बच्चों, उल्ब वेधन। ये तो इसको तो अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा बच्चों, हर साल ये आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बार बार आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उल्ब वेधन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है उल्ब वेधन पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है बच्चों, क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं, यह जन्म पूर्व निदान तकनीकी है। इसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता तथा उपापचयी अव्यवस्थाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। भ्रूण यहाँ पर गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है बच्चों। इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक द्रव का नमूना लेकर उसमें उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करके गुणसूत्र असामान्यताओं का परीक्षण किया जाता है, ताकि घातक रोग अथवा गंभीर अव्यवस्थाओं से ग्रसित भ्रूण को नष्ट किया जा सके। परंतु आजकल इस तकनीकी का उपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण, लिंग गुणसूत्र के रूप में किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया बच्चों। ये आपका उल्ब वेधन था। ठीक बच्चों, 2-2 नंबर का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, या MTP पूछेगा बच्चों। MTP क्या होता है, यहाँ पर इसको भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा बच्चों। MTP क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन, यहाँ पर चिकित्सीय सगर्भता समापन, इसका आंसर देख सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, इसको देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं
प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूण या अनियमितताओं के मद्देनजर गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व, याद रखिएगा, गर्भ अवधि के पूर्ण होने से पूर्व ही गर्भ समापन यानी गर्भपात करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को वर्ष 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई। यह प्रक्रिया गर्भ की पहली तिमाही, ठीक है बच्चों, अथवा 12 सप्ताह तक सुरक्षित होती है बच्चों। विकसित होते हुए भ्रूण में उल्भेदन जांच के उपरांत गुणसूत्रीय अमान्यताओं की पुष्टि की जाती है। तत्पश्चात एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में दवाइयों के द्वारा, ठीक है बच्चे, दवाइयों के उपयोग द्वारा गर्भ समापन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया का, ठीक है बच्चों, वो उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंधों से उत्पन्न अनचाहा गर्भदाता शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं से मुक्ति मिलती है बच्चों। हालांकि आजकल लिंग परीक्षण के उपरांत इस प्रक्रिया का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जा रहा है, जो कानूनन जुर्म है बच्चों। तो इस तरह से इसको अच्छे से तैयार करके जाएगा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, चलिए ऐसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग बच्चों। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, आनुवंशिक रोग क्या है? डाउन सिंड्रोम यानी मंगोलीय जड़ता क्या होता है बच्चों, या मंगोलता। व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करके जाएगा बच्चों। अथवा करके दिया है, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। अथवा आनुवंशिक रोग क्या है, मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखना है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, अच्छे से इसको तैयार करके जाएगा बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चे 0 to 5 क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 0 to 5 क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर इसका। आनुवंशिक रोग क्या होता है? वे रोग जिनका वाहक जीन्स द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, आनुवंशिक रोग कहलाते हैं बच्चों। जैसे डाउन सिंड्रोम, वरांधता, हीमोफीलिया इत्यादि आप कह सकते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, या मंगोलीय जड़ता इसको कहते हैं। ये क्या होता है? इस रोग को मंगोलियन ईडियोसी या मंगोलिज्म भी कहते हैं। इंग्लैंड के लेडन डाउन ने मंगोलीय जड़ता का अध्ययन किया। उन्होंने इस रोग से ग्रसित यहाँ पर व्यक्तियों की गुणसूत्रों की यहाँ पर ट्राइसोसोमिक अवस्था का वर्णन किया है। इनकी 21वीं जोड़ी के यहाँ पर ऑटोसोम्स में 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं। इसलिए यहाँ पर कुल गुणसूत्र 2n प्लस यहाँ पर 1 यानी 18 यानी 47 होते हैं बच्चों। ठीक है, इनमें क्या होता है बच्चों, यानी 2 के स्थान पर कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, यानी 1 बढ़ जाता है। 46 के स्थान पर कितना हो जा रहा है बच्चों, 47 हो जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों की आंखें तिरछी, जीभ मोटी, हथेली तथा पैर अनियमित तथा मुख खुला हुआ रहता है। ये मंद बुद्धि के होते हैं तथा कद भी छोटा है, यहाँ पर छोटा होता है। इनकी आयु 12 से 14 वर्ष तक ही होती है बच्चों। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको मंगोलीय जड़ता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, या मंगोल के रहने वाले, यहाँ पर जो मंगोली के रहने वाले रहते हैं वो ऐसे इसी लक्षण के रहते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करेगा। यहाँ पर भौतिक लक्षण तथा कार्यों के आधार पर आरएनए को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है बच्चों। पहला है आनुवंशिक आरएनए, ठीक है बच्चों, जेनेटिक यहाँ पर आरएनए। इसका देख सकते हैं, अधिकांश पादप, विषाणु तथा जीवाणु भोजियों में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए के रूप में पाया जाता है, जिनमें डीएनए क्या होता है बच्चों, अनुपस्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा है आनुवंशिक आरएनए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आनुवंशिक नॉन, यहाँ पर जेनेटिक आरएनए की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पर कर रहा है, समस्त यूकैरियोटिक्स तथा प्रोकैरियोटिक्स में आनुवंशिकी का नियंत्रण डीएनए के द्वारा किया जाता है तथा आरएनए इस प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। यह 3 प्रकार का होता है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, याद रखिएगा। राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मात्रात्मक दृष्टि से यह आरएनए कोशिकाओं में सर्वाधिक 60% यहाँ पर मात्रा में पाया जाता है। ये लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है और मुख्य रूप से राइबोसोम के निर्माण में भाग लेती है बच्चों। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं बच्चों, ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए। ठीक बच्चों, अच्छे से याद करिएगा इसको। ट्रांसफर आरएनए यानी कि मतलब टीआरएनए की बात कर रहा है बच्चों। यह एक यहाँ पर मोल यहाँ पर कह सकते हैं NaCl में घुलनशील होता है, इसलिए इसे घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। कोशिकीय आरएनए की कुल मात्रा में इसका लगभग 15% होता है बच्चों। यह प्रोटीन संश्लेषण की अनुलिपीकरण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है तथा 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जो क्लोवर की पत्ती की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अगला देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर मैसेंजर आरएनए यानी mRNA। ठीक है, विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण हेतु डीएनए के द्वारा आवश्यक संकेत mRNA के रूप में अनुलेखित किए जाते हैं। यहाँ पर यूकैरियोटिक्स में यह
विजातीय प्रकार का होता है, इस कारण इसे विजातीय आरएनए यानी HNRNA भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि अनुलेखन किसे कहते हैं यानी ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर डीएनए अणुओं के विशेष खंडों पर समवाहक आरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है। यह कोशिका चक्र की अंतराल अवस्था की जीवन तथा G2 उपावस्थाओं में होता है। प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन के शुरू में तथा अंत में समापन स्थल होता है, अतः यम आरएनए का संश्लेषण प्रोत्साहक स्थल के समीप स्थित प्रारंभन स्थान से शुरू होता है और समापन स्थान पर समाप्त हो जाता है बच्चों। अब अनुलेखन के कार्य क्या होता है बच्चों, इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक बच्चों, अनुलेखन के कार्य क्या है, अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। अनुलेखन देख सकते हैं, यह निम्नलिखित पदों में पूर्ण होता है बच्चों। पहला क्या है, यहाँ पर सर्वप्रथम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डीएनए द्विकुंडल से जोड़ता है बच्चों। दूसरा देख सकते हैं, इसके बाद डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती है। ठीक बच्चों, तीसरा देख सकते हैं, राइबो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफास्फेट मोनोफास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। चौथा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मोनोफास्फेट अणुओं का फास्फोडाइएस्टर यहाँ पर बंधों द्वारा जुड़कर आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पांचवा, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का समापन हो जाता है और अंत में देखेंगे बच्चों डीएनए पूर्ण स्थिति में वापस आ जाता है। इस तरह से आपका ट्रांसक्रिप्शन था बच्चों। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी था बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज से अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते बच्चों क्या है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। टर्नर सिंड्रोम व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसके लक्षणों को लिखना है बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 46 होती है। ठीक है बच्चों, कितने होते हैं, 23 दूना के 46 यानी 23 जोड़े के रूप में होती है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, यह एक लिंग गुणसूत्र के कम होने के कारण होता है बच्चों। इसमें मादा में 45 यानी 44 प्लस X और O यानी खले स्थान हो जाता है बच्चों, गुणसूत्र होते हैं। अंडा से कम विकसित होता है, लंबाई कम होती है तथा गर्दन जाल युक्त होती है बच्चों। याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों। इस तरह से अगला देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि किसी मनुष्य में XXY, ठीक है बच्चों, किसी मनुष्य में इस तरह से दिया है XXY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसके शरीर और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी XXY के कारण क्लाइफेल्टर सिंड्रोम प्रदर्शित होता है। ये क्लाइफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर क्लाइफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित पुरुष में एक या अधिक X गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, यानी कह सकते हैं 44 प्लस XXY या 44 प्लस XXXXY आदि। इनमें वृषण अल्प विकसित, स्तन का के समान संरचनाओं की उपस्थिति, चेहरे तथा शरीर पर बालों का अल्प वृद्धि, शुक्राणु का न बनना अर्थात बंद होना, मस्तिष्क कम विकसित आदि लक्षण पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपका है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप देखें। ठीक है, यहाँ पर हमने बायोलॉजी के पोर्शन को, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शनों को समाप्त किया बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहा है। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस की प्रवर्ग के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।